Assalamualaikum. Welcome back to chapter number 4. Today we will discuss about the question number 2 of review questions which as understanding the concept. Okay, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसके फंक्शंस बताएं। सेल मेम्ब्रेन जो है इसके फंक्शंस फॉलोइंग दिए गए हैं। जैसा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बॉर्डर के तौर पे एक्ट करती है। सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके लिए एक बॉर्डर के तौर पे एक्ट करते हैं और उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं। मीन्स के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब कि सिर्फ परमेबल का मतलब होता है इजाज़त देना। सेमी मीन आधी इजाज़त देती है, मतलब कि ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स या उन मटेरियल जो कि सेल के रेलिवेंट हैं उनको ही पास करने की इजाज़त दे कि बाकियों को पास नहीं कराएगी। तीसरा है कि ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द मटेरियल को सेल के इन एंड सेल के आउट। फोर्थ है कि ये सेल रिकॉग्निशन में भी जो है वो हेल्प करती है और मेंटेन करती है कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल एक गेट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे एक गेट एक घर को एक होम को प्रोटेक्ट करता है, ये सेम इसी तरह से जो है ना ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताएं कि सेल वॉल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से मिलके बनी होती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स में सेलुलोज की, फंजाई में काइटिन की एंड प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन मटेरियल की बनी होती है। और जबकि एनिमल्स हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर स्टूडेंट जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसे इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सुराख होते हैं जिनके थ्रू मटेरियल मूव करता है, तो इसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। फिर आगे जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, ऐसे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और एक डार्क स्टेन रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है। और इसके अलावा फंक्शन देखें तो ये सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। ये सेल ने क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, किस टाइप का सेल है, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी की सारी सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिसाइड करता है। न्यूक्लियस एक्चुअली में सेल जो है उसका ब्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईआर एंड गोल्जी अपरेटस। ईआर मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी स्ट्रक्चर में नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जिस तरह चैनल्स होते हैं इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि इनकी सरफेस रफ होती है राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से, और स्मूथ इसलिए कि इनके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और इनकी सरफेस जो होते हैं वो स्मूथ होती है। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो रफ होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ जो होते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं और साथ में मटेरियल की मूवमेंट भी कराते हैं। इसके अलावा जो है वो स्मूथ कुछ हार्मफुल जो केमिकल्स या मटेरियल्स होते हैं उसको हार्मलेस भी बनाते हैं। गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर देखें तो गोल्जी अपरेटस में जिस तरह से एक ईंट के ऊपर दूसरी कोई ईंट प्रेजेंट होती है, रखी हुई होती है, या फिर एक बोरी के ऊपर कोई दूसरी बोरी रखी होती है, इसी तरह से जो है ना वो एक इस तरह से फ्लैट सैक्स जिस तरह से प्रेजेंट होती हैं तो एक कंप्लीट सेट ये बनाती हैं, तो इस कंप्लीट सेट को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। और फंक्शन देखें तो फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस का है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से कोई भी मटेरियल जो बन के आ रहा है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं या कोई भी केमिकल या मटेरियल है, तो ये उस मटेरियल को पैक करती है। पैक करने के बाद उसको उसने किस डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, सेल के अंदर रहना है या सेल के बाहर, तो ये सारा फंक्शन गोल्जी अपरेटस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम जो है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं। तो लाइसोसोम जो है स्टूडेंट्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेली है और इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन जो है ये होता है कि ये जिस मटेरियल को भी डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करना होता है उसके साथ बाइंड करती है और उसको ब्रेक कर देती है, चाहे वो फिर फूड मटेरियल है या फिर कोई बैक्टीरिया है जिसको किल करना हो, तो ये लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म करती है, डाइजेस्ट कर देती है मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक्सप्लेन करें कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल्स के साथ क्या होता है। तो प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में चूँकि सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए सेल के अंदर का जो वाटर है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है, वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो वाटर जो है ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करता है, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव करेगा, तो इससे सेल खुद जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा वाटर लॉस होने की वजह से। ओके, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंसेस हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। दोनों की जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं वो स्मूथ हैं, इनर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन जो है वो सैक की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिनको हम थैलाकॉइड कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होकर क्रिस्टिया बनाती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो के लिए साइट प्रोवाइड करती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कराती है। ओके, तो ये एक कंपैरिजन है दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, अच्छे से इनको जो है वो आपने लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।